न्यूज़ फेयर के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। लोकसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है और इस घंटी के साथ ही जो भी चेहरे लोकसभा चुनाव के प्रति अपना अपना रूप अदा करते हैं, अपने अपना जो रोल अदा करते हैं, वो जागृत हो चुके हैं। कई उतार चढ़ाव हमने देखे और राजनीति एक खेल है कि उसमें आगे भी कई उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आज के क्या हालात हैं, उन हालातों पे चर्चा करने के लिए जो भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ एडवोकेट नेहा धवन जी जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बात करेंगे। नेहा जी नमस्कार। नमस्ते मुकेश जी। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि नेहा जी जो हैं वो काफ़ी, कभी नायब सिंह सैनी जी के पास आप देखते हैं, कभी आप मनोहर लाल जी के पास काफ़ी आपने समय उधर भी आपने गुजारा। अगर हम मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में अगर बेस्ट चुनना तो कौन-सा चुनेंगे? देखिए, हर शख्स की अपनी-अपनी एक गरिमा होती है। दोनों में से एक चुनें, मैडम घुमाएँ ना, बिल्कुल भी ना घुमाएँ। बिल्कुल भी नहीं चुन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चुन सकते हैं। दोनों अपनी-अपनी जगह पर दी बेस्ट हैं और जो रोल भारतीय जनता पार्टी ने इनको अदा करने का के लिए दिया था, चाहे वो माननीय मनोहर लाल जी हों, चाहे नायब सिंह सैनी जी हों, दोनों ही इक्वल नंबर पर 100 में से 100 हुँ। नंबर लेते हैं और दोनों अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। नायब सैनी जी आप देखिएगा अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो आने वाले समय में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे जैसे 9.5 साल मनोहर लाल जी ने किया। लेकिन सिर्फ़ 6 महीने से पहले ही आपने उनको चेंज किया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई भाजपा की? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, इसमें ना तो सभी नेता मजबूरी यही की बात बात कह के टाल है, देते हैं। आप प्रदेश ये प्रवक्ता टालने हैं, की बात आपसे नहीं हम है। ज़रूर पूछेंगे। क्यों? क्या ऐसा क्या ओबीसी के जो वोट बैंक है उसको आपको अपनी तरफ खींचना था? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इसको टालने की बात नहीं कहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, एक कार्य करने की प्रणाली है। उस कार्य करने की प्रणाली को हम किसी और पार्टी के कार्य जो क्षमता है उसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा करती आई है, जब जिसकी ज़रूरत जहाँ होती है उसको वहाँ भेजते हैं। इसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, इस काम को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को अब माननीय मनोहर लाल जी की जो ज़रूरत है वो केंद्र में है, इसलिए उनकी जो है प्रमोशन करने के लिए या उनको नई भूमिका देने के लिए उनको उनको उनकी भूमिका का चेंजेस हुए यानी कि हैं। ये कहें कि हरियाणा में उनको ट्रेनिंग दी गई है, अब मेन जो उनकी जो ड्यूटी है वो आप सेंटर में लेना चाहते हैं? ये बहुत अच्छे शब्द आपने लगाए। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कहीं न कहीं से सीखता है। इससे पहले वो संगठन के विभिन्न दायित्वों पर रहे, उन्होंने संगठन का निर्माण किया, हरियाणा में उसको एक सशक्त भूमिका तक लेकर आए और उसके बाद अब जो केंद्र की कमान में नरेंद्र मोदी जी की बाजू बनकर खड़े होंगे, वो माननीय मनोहर लाल जी होंगे। चलो ये तो थी बीजेपी की बात, मनोहर लाल जी को नायब सैनी की। जेजेपी के साथ क्या रहा? दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल आपने एट अ टाइम पे आपने अलग कर दिया। देखिए, जेजेपी के साथ में तो हमारा पोस्ट जो इलेक्शन है वो अलायंस था। पोस्ट इलेक्शन अलायंस का मतलब ये है दोनों ने अलग-अलग पार्टियों ने अपनी-अपनी विचारधारा पर अपनी सक्षमता के हिसाब से चुनाव लड़ा और जितना जो सक्षम था उतनी वो सीट्स जीत कर आए और एक स्थायी सरकार हरियाणा में देने के लिए हमने जेजेपी का जो है साथ लिया, साथ में इंडिपेंडेंट जो हमारे विधायक थे उनका साथ लिया और अब जब चुनाव की बारी थी तो हमने पहले ही ये बात कही थी कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे या अलग रहकर चुनाव लड़ेंगे वो हमें मंजूर होगा। जी। 4.5 साल तक हमने सफल सरकार चलाई हरियाणा में और जेजेपी का हमें अच्छा साथ मिला। हम उनके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं मनोहर और लाल जी ने तो कहा कि बैसाखी लगा रखी थी हमने तो उसकी। नहीं ऐसे कोई मुझे लगता है कि ये उन्होंने ऐसे कोई स्पष्टता से कोई बात नहीं की। हमेशा से उन्होंने ये बात कही है कि 4.5 वर्षों तक हमारा साथ बहुत अच्छा रहा। हमने जन कल्याणकारी नीतियों को जो जनता तक पहुँचाना था दोनों संगठनों ने मिलकर इस पे काम किया और अच्छा काम चलाया। मैं आज भी यही बात करूँगी क्योंकि नेगेटिव बात करना मुझे लगता है कि जिनके साथ 4.5 साल काम किया हो, नेगेटिव बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ना मैं ऐसी कोई नेगेटिव बात कहने या वाली हूँ। इसको ये हम मेरा इसको अपना इसको हम अपने तरीके से भी देखें कि कहीं न कहीं आगे दोबारा फिर हाथ मिलाने की बात आ सकती है, इसलिए नेगेटिव ना बोलें। देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मानती हूँ क्योंकि हमारी जो पार्टी है, चाहे वो हमारी सरकार है, हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं जनता के, वो इस तरह की विचारधारा के साथ नहीं चलते हैं। हम तो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण आगे की रखते जो हैं। सोच के लेके चलते हैं ना। हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। देखिए, जनता की भलाई के लिए जो भी काम करना पड़े, हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे और जनता के लिए हम इस पोज़ीशन पर पहुँचे हैं, इस स्तर पर पहुँचे हैं और जनता के लिए हमारा संघर्ष था। उनके लिए हमें जो भी काम करना होगा, वो हम करेंगे। गठबंधन टूटने के बाद जो दुष्यंत चौटाला के जो बयान थे, उन्होंने कहा कि 4 साढ़े 4 साल तक मेरे सीने पे एक पत्थर रखा रहा, जो मुझे अब हटा के मेरे को बड़ी शांति सी मिल रही है।
देखिए, अगर उनका ऐसा मानना है, उनका अपना ऐसा मत है, तो ये उनके अपने विचारधारा है। हम तो फिर भी यही बात कहेंगे, हमारा तो सकारात्मक दृष्टिकोण दुष्यंत जी के साथ तब तक रहा जब तक हमने मिलकर काम किया, क्योंकि उन्होंने भी कोई ऐसा काम हमारे सरकार में रहते हुए नहीं किया जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो सही नहीं मानती हो। दूसरी बात ये कि उनके दिल पर अगर पत्थर था तो उन्हें पहले हटा देना चाहिए था। जी। हमारी तरफ से तो बिल्कुल फ्रीडम थी, हमने तो किसी को कोई चाकू रख के बांध के नहीं रखा हुआ था। जी। हिसार लोकसभा की अगर बात करें, आपके सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ऐन मौके पे कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कहीं न कहीं बीजेपी की उनको भी कहीं घुटन हो रही थी। देखिए, चौधरी बृजेंद्र सिंह की बात को तो मैं पर्सनली भी लूँ और अग एक भाजपा संगठन की तरफ से भी कहना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि उनका दृष्टिकोण बहुत पहले से ही बाहर आ चुका था। वो कांग्रेस से आए थे और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के परिवार के साथ रहे, और वो जब आए थे तब भी उन्होंने अपनी विचारधारा ये बताई थी कि मुझे कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है। उन्हें तब कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी, और वो कांग्रेस की रणनीति से, कांग्रेस के विचारों से, और मैं खुलकर अगर कहना चाहूँ तो वो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल से परेशान थे, उनकी रणनीति से परेशान थे, क्योंकि वो उनको सेध रहे थे जी। कांग्रेस में। और जब उन्होंने देखा कि वहां उनकी बात नहीं जम रही है, तो उन्होंने अपना संगठन परिवर्तन करने का विचार रखा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी के साथ स्पेशली, उनकी विचारधारा में अपनी सहमति दिखाई, और यही उन्होंने मंचों पर कहा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब उनको लगा कि हमने उनको सम्मान दिया, हमने उनको केंद्र में जगह दी, उनकी माता जी को भी हमने जगह दी, और उनको भी हमने, हिसार लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है राजनीति में, हिसार लोकसभा का बहुत बड़ा नाम है, और हरियाणा में हिसार का बहुत बड़ा नाम है राजनीतिक पृष्ठभूमि में, तो हमने उनको उस जगह से जो है अपना कैंडिडेट भी बनाया, जितवाया भी, और बहुत बड़ी संख्या में वोटों के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को लोग समर्थन दे रहे थे, इसलिए वो जीत भी गए। और उसके बाद उन्होंने अब अचानक जो ये दिखाना शुरू कर दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि गठबंधन चल रहा है। अगर वो संगठन से प्रेम करते, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना कृतज्ञ भाव रखते, तो उनको शायद इस डिसीजन के साथ रहना चाहिए था कि अगर हमने स्थायी सरकार देने के लिए किसी के साथ गठबंधन किया है, तो ये तो राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान हमें गठबंधन कहीं न का कहीं जेजेपी जो के है वो साथ भी उनकी जो अधिकार जो देता है। तालमेल था वो सही नहीं बन पा रहा, कि दुष्यंत चौटाला की और ब्रजेंद्र सिंह की बयानबाज़ी आपस में लगातार चल रही थी। देखिए, ये तो उनका मुझे लगता है पर्सनल बात है, तो मुझे इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। उनकी जी। किससे बनती है, किससे नहीं बनती, ये तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएँगे। हिसार लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। रंजीत चौटाला को आपने उम्मीदवार बनाया है। क्या हिसार लोकसभा में ऐसा कोई चेहरा नहीं था कि जो यहाँ से था आपने बाहर से कहीं से लाके एकदम से कैंडिडेट लेके आए, और उसका विरोध भी लगातार चल रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई विरोध है, और ऐसा कोई विरोध सामने नहीं आया है, और जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है, और वो अपनी बात रख सकते हैं। कहीं पर भी कोई प्रश्न अगर हमारे लोकसभा प्रत्याशी से पूछना चाह रहा है, तो उसको विरोध की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो बाहरी कैंडिडेट, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, चाहे उसको कहीं से भी कहेंगे लड़ाई लड़ने के लिए, वो ज़रूर चुनाव वहाँ से लड़ेगा। आपने देखा कि स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव लड़ाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को मध्य प्रदेश से चुनाव, ग्वालियर से चुनाव लड़ाया गया, और जब ज़रूरत थी तो हमारी जो सुषमा स्वराज जी हैं, उनको दिल्ली से भी चुनाव लड़ाया गया था, सोनीपत से भी चुनाव लड़ाया गया था। तो जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगती है, वहाँ से वो अपना चुनाव लड़ते हैं। न माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक प्रतिनिधि का एक एरिया होता है। हमारी पार्टी जो हमारी ड्यूटी लगाएगी वो हमें करना है। कहीं न कहीं जो आपने मुख्यमंत्री जो चेंज हुआ, अनिल विज जी भी नाराज़ थे। उसके बाद रणजीत चौटाला को यहाँ से दिया, मुख्यमंत्री की हाँसी में रैली थी। कैप्टन अभिमन्यु नहीं पहुँचे, कहीं न कहीं उनकी भी नाराज़गी चल रही है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पूर्व होम मिनिस्टर साहब अनिल विज जी, वो कई बार मीडिया में ये लाइन बोल चुके हैं, अपना बयान दे चुके हैं कि वो नाराज़ नहीं है। तो अब आप लोग ये लाइन कहना बंद करें। उनकी कोई भी साथ तो ऐसी कहीं बात दिखते नहीं है, उसके बाद तो कहीं वो साथ भी नहीं दिखाई दिए। नहीं, देखिए, ये उनका एक अलग काम है। अब आप कहेंगे कि मैं हाँसी के कुछ कार्यक्रमों में शायद नहीं दिखी होंगी। हो सकता है उस वक़्त मेरी प्रदेश की मीटिंग चल रही है, मैं रोहतक में हूँ, मैं जो है पंचकुला में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, तो हमारी एक अलग-अलग दायरा है। जैसे बीच में हमारा ओपन डिबेट आ गया भिवानी में, तो उस दिन मुख्यमंत्री जी हिसार आए हुए थे। मैं हिसार पहुँची मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए, और मुझे चंडीगढ़ से फ़ोन आ गया कि आपको ओपन डिबेट में भिवानी जाना है, एमएच 1 की
डिबेट थी, तो मैं भिवानी वहीं की वहीं से भिवानी निकल गई हिसार से। तो ये हम कार्यकर्ताओं की ना विभिन्न दायित्व है उनके पास और जी। विभिन्न ड्यूटीज लगती रहती हैं। किसी एक स्टेज के ऊपर अगर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए उसको कोई और दूसरा मोर्चा संभालने के लिए दिया गया है। यानी कि कोई भी पॉइंट आप खाली नहीं छोड़ते, वहाँ कोई ना कोई आपका जो धुरंधर नेता है वो खड़ा रहता है। बिल्कुल, क्यों मोर्चा छोड़े? देखिए, आप जानते हैं कि जब जनता के लिए भले के काम करने हैं, जन कल्याणकारी नीतियों को हमने इम्प्लीमेंट करना है। आप देखिए 370 हटाना कोई आम बात नहीं थी, किसी के बस की लेकिन बात नहीं 370 थी। की सिर्फ जो बी पार्ट है वही हटाया गया है। देखिए 370 को आपको एक बार डिटेल में पढ़ना चाहिए। 370 का सबसे एक महत्वपूर्ण बात था एक देश एक कानून। वो हमारे देश का पार्ट ही नहीं था। कश्मीर हमारे देश का पार्ट ही नहीं था। वो अपने आप को भारतीय नहीं कहते थे, वो अपने आप को भारत देश का राज्य नहीं मानते थे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात थी कि उसको हम देश में सम्मिलित करें, वहां के लोगों को भारतीयता का ज्ञान हो, भारतीयता अब आप का इसकी भाव 370 हो। के साथ आप राम मंदिर की बात भी मैं तो करेंगे? बहुत सारी चीजें जोड़ूंगी। 370 के साथ 3 तलाक भी जोड़ूंगी, 370 के साथ हमारे जो वैश्विक कॉरिडोर बने हैं उनको भी जोड़ूंगी। मैं 370 के साथ राम मंदिर को भी जोड़ूंगी, क्योंकि राम मंदिर जोड़ना हमारे लिए एक गौरवशाली पल है, हम सब भारतीयों के लिए गौरवशाली पल लेकिन है। महामंडलेश्वरों ने जो कहा कि जो मंदिर पूरा ही नहीं हुआ उससे पहले आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं। देखिए सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, मैं उनके दृष्टिकोण को भी बिल्कुल प्रणाम करूंगी, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग कैलकुलेशन है। आप देखिए कि नॉर्थ भारत की, जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, उनकी जो गणना होती है, चाहे वो हमारी सौर मंडल की गणना की बात करें या ज्योतिषीय गणना की बात करें, वो साउथ इंडिया दक्षिण भारत की गणना से बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट के लोग, असमी जो लोग हैं वो और बेंगोलीज जो हैं, वो जो गणना करते हैं सौर मंडल को लेकर या फिर इन नक्षत्रों को गणना करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट पद्धति पे करते हैं। तो इसलिए हमारे भारत में भी इतनी विभिन्नता है। तो अगर किसी शंकराचार्य जी को, माननीय हमारे बहुत श्रद्धेय हैं, उनको अगर इस बात की भनक लगी और उनको ये भाव आया उनके मन में कि अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारा ऐसा संत समाज हमारे समर्थन में खड़ा था, और वो प्राण प्रतिष्ठा जो थी मूर्ति की, श्री राम लला जी की, उसके समर्थन में थे। तो हमने जो बहुत ज्यादा लोगों के मन की भाव थी उनको पढ़ा और उनके भाव के हिसाब से काम किया। जी। आप 400 पार का आपका नारा चल रहा है कि 400 से पार इस बार हम करेंगे। लेकिन आम पब्लिक कहीं न कहीं इस बात से भी डरी हुई है, अगर पूर्ण बहुमत अगर भाजपा ले लेती है सेंटर में, तो कहीं न कहीं संविधान को बदलना, और ऐसे कई बयानबाज़ी भी आपके नेताओं की तरफ से आती रहती है कि हम संविधान बदलने की हम तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? कौन से संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, काफ़ी आपके कई नेताओं के नहीं, बयान चलते स्पेसिफिक रहते हैं। बताइए ताकि मैं इस पर जवाब दे पाऊँ, क्योंकि मेरे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे कोई नेता ने अनर्गल बयान दिया हो कि हम संविधान बदल देंगे, और कौन-सा संविधान बदलेंगे। पहली बात तो ये, जो कानूनों में बदलाव करने थे, वो कानूनों में बदलाव तो हम कर चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जो भी हमारी लोकसभा सत्र लगा था संसद के अंदर, उस दौरान हमने इतने बेहतर कानून में परिवर्तन किए हैं, जिसको कि इतने बड़े-बड़े जो हमारे एडवोकेट्स हैं, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मैंने वो जी। कानून पढ़े हैं, वो कानून में बदलाव होना बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने, हाई कोर्ट्स के एडवोकेट ने बहुत ही समर्थन दिया कि ये बहुत अच्छे बदलाव हैं। जैसे कि आतंकवाद को रोकने के लिए हम स्पेसिफिक कानून लेकर आए हैं, जो कि देश में आज तक नहीं बनाया गया था। दूसरी बात, जो देशद्रोह का कानून था, वो अंग्रेजों के समय में कानून बनाया गया था, तब के कानून थे। और उस समय का देशद्रोह जो है वो भारतीय लोगों के खिलाफ था, क्योंकि अंग्रेजों ने वो कानून बनाए थे। आज जो है भारत की ही सरकार है, भारत के चुने हुए नुमाइंदे ही सरकार में बैठते हैं, तब देशद्रोह के मायने बदल जाते हैं। वो हमने कानून बदले। इसके अलावा हमने एक्सीडेंट जो केसेस होते हैं उनके कानून उनका बदले विरोध हैं। भी काफ़ी हुआ। हमने महिला नहीं, उनका विरोध नहीं हुआ, उसका विरोध सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया गया उसका, और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स जो खड़े थे इसके विरोध में, उनको काफ़ी ये दिन तक मालूम ही हड़ताल नहीं हड़ताल था। चलती रही थी काफ़ी दिन तक। उनको ये मालूम ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। बाद में जब उनको बताया गया कि आपको इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, उल्टा ये तो आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, जब उन्हें समझ में आया तो वो पीछे हट गए। और दूसरी बात ये है कि हमने जो महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म होते हैं उसके लिए जो सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, कठोर कानून हमने बनाए हैं, उसके बाद महिलाओं के प्रति ऐसे दुष्कर्म होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है, और उनको एक दृढ़ता मिलेगी, महिलाओं को इससे एक जो है साथ मिलेगा, शक्ति मिलेगी। हमने वो कानून बनाए हैं। तो ऐसा कोई अनर्गलर बात जो अगर आपको है, या तो आप स्पेसिफिक बताएं कि कौन से कानून को बदलने के लिए किस मंत्री ने, किस नेता ने बयान दिया है, तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर आप सकती आपने हूँ।